गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और कल हमने पढ़ा था अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट का मीनिंग पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा सा जान लिया था। तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूपी टेट के लिए। देखिए यूपी टेट के लिए क्या, सी टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और जो आपके टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जो टाइम टाइम पे गवर्नमेंट वैकेंसीज निकालती रहती हैं, तो उसके लिए भी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अभी यूपी टेट का तो पता नहीं इस बार शायद ना ही हो, क्योंकि कोरोना ऐसा चल गया है तो सब कुछ उस पर लॉक हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस बार का जो है क्या पता हो जाए दिसंबर में हो जाए या फिर नेक्स्ट ईयर हो जाए स्टार्टिंग में ही, तो ऐसा हो सकता है। तो अपनी तैयारी करते रहिए। और वैसे कह रहे हैं 5000 वैकेंसीज जो है वो जूनियर स्कूल्स में आएंगी, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है आपका साइकोलॉजी, तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो अपना तैयारी में लगी रहिए, मोटिवेट करिए और लगे रहिए, कहीं ना कहीं ज़रूर कुछ होगा। ओके, तो चलिए अपना स्टार्ट करते हैं टॉपिक। देखिए हमने इसका मीनिंग पढ़ लिया था, अब हम इसके बारे में थोड़ा सा ना डिफरेंस जानेंगे। डिफरेंस इसके इम्पॉर्टेंट हैं। अभिवृद्धि और विकास के जो डिफरेंस हैं वो इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं, उससे आपको इनकी विशेषताएं पता चल जाएंगी और बहुत सारे क्वेश्चंस भी बन जाते हैं उनसे। तो देखिए इसके वो डिस्कस कर लेते हैं। देखिए सबसे पहली तो बात आती है वृद्धि। वृद्धि की बात करें तो वृद्धि जो है, वृद्धि को आप माप सकते हैं, तोल सकते हैं। विकास को आप माप तोल नहीं सकते। मतलब क्यों? क्योंकि वृद्धि का जो रूप है वो बाह्य है और जो विकास का रूप है वो आंतरिक है। ठीक है, तो जो हमारा अंतर हो गया पहला, हम उसको नोट कर लेंगे। इसको नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे हम इसको। वृद्धि और विकास। देखिए गाइस, जो वृद्धि है इसके स्वरूप की बात करें तो वो बाह्य होता है, और विकास के स्वरूप की बात करें तो ये आंतरिक होता है। ठीक है, वृद्धि जो है सीमित होती है, एक टाइम के बाद आपकी ग्रोथ रुक जाती है, हाइट बढ़नी रुक जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ग्रोथ आपकी एक टाइम के बाद रुक जाती है। बहुत से बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है, मतलब बचपन में बहुत बढ़ती रहती है लेकिन फिर एकदम से रुक जाती है। लेकिन जो विकास है ये सतत प्रक्रिया है। वृद्धि जो है वो सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलता रहता है। ठीक है गाइस, तीसरे पॉइंट की बात करें तो वृद्धि को माप तोल सकते हैं। ठीक है, जबकि जो हमारा विकास है, विकास को हम माप तोल नहीं सकते। क्योंकि आप किसी की बुद्धि को कैसे माप तोल सकते हैं? बुद्धि को हम मेज़र नहीं कर सकते, माप तोल नहीं सकते। ठीक है गाइस, देखिए मैं इसका एग्जांपल दे देती हूँ। वृद्धि को आप माप तोल कैसे सकते हैं? जैसे आपकी आयु हो गई, भार हो गया, ये सब आप मेज़र कर सकते हैं, माप तोल सकते हैं। विकास की बात करें, आपकी रुचि, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, ठीक है, आपकी बुद्धि क्या है, इसको कौन माप सकता है? कोई भी नहीं माप सकता। ठीक है, इसको हम माप तोल सकते हैं, इसको हम माप तोल नहीं सकते। ओके गाइस, फोर्थ पॉइंट जो हम लिखेंगे, इसका जो ये जो है वृद्धि जो है आवश्यक नहीं कि वृद्धि होने पर विकास हो। इस पॉइंट को मैं आपको डिस्क्राइब कर दूंगी गाइस। इस पॉइंट का मतलब है आवश्यक नहीं वृद्धि होने पर विकास हो। मान लीजिए किसी बच्चे का हाइट बढ़ती जा रही है, वेट बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसका इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा किसी भी चीज़ में, वो अपने आप में ही है, उसका माइंड नहीं बढ़ रहा, मतलब उसकी बुद्धि का विकास ठीक रूप से नहीं हो पा रहा। तो इस पॉइंट का मतलब यही है कि वृद्धि, ग्रोथ हो रही है लेकिन आपका डेवलपमेंट नहीं हो रहा, उस बच्चे का जो भी है उस बच्चे का डेवलपमेंट नहीं हो रहा। ठीक है, तो इस पॉइंट का मतलब ये है। इधर भी है कि विकास
के लिए वृद्धि आवश्यक नहीं होती। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, ऐसे ही है। मान लीजिए किसी की हाइट नहीं बढ़ी, कोई छोटा रह गया, कोई 4 फुट का ही रह गया मान लीजिए, लेकिन उसका माइंड डेवलप हो रहा है, उसका डेवलपमेंट ठीक हो रहा है, उसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है चीज़ों में, उसकी पर्सनैलिटी है, उसका माइंड है, उसकी बुद्धि है, उसका IQ लेवल बढ़ रहा है, उसका सब बढ़ रहा है, बट उसकी वृद्धि नहीं हो रही। तो ये दोनों, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, एक पॉइंट और रहता है इसका, वो मैं आपको बता देती हूँ। वृद्धि जो है, वृद्धि विकास का एक चरण है। ठीक है, वृद्धि विकास का एक चरण है, डेवलपमेंट के अंदर ही है। भाई इसकी हाइट नहीं डेवलप हो रही, इसका कुछ ऐसे बोल देते हैं हम, इसका वेट नहीं बढ़ रहा, इसका वेट नहीं डेवलप हो रहा, इसकी हाइट नहीं डेवलप हो रही। लेकिन अगर हम विकास की बात करें तो विकास अपने आप में विस्तृत है। ठीक है, ये बहुत ही व्यापक है, ये वृद्धि पर डिपेंड नहीं है। ठीक है, तो ये था गाइस इसका डिफरेंस जो मैंने बताया है आपको। इसमें हर एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, विशेषताएं भी बन जाएंगी, यही इसका डिफरेंस बन जाएगा। उम्मीद करती हूँ मैं आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, तो ये था गाइस इसका डिफरेंस। ठीक है, ये अब हम जो पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इनके सिद्धांत, वृद्धि और विकास के सिद्धांत, कि किन सिद्धांतों का इनमें पालन होता है, किन सिद्धांतों के अंतर्गत हमारी ग्रोथ को, डेवलपमेंट को रख के जो है हम मेज़र करते हैं, हम उसे मतलब हम किन सिद्धांतों के अंतर्गत चीज़ों को, वृद्धि को मापते हैं, क्या चलता है, मतलब कैसे कैसे क्या क्या होता है, वो सब आप उन सिद्धांतों में जान लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अब इसके सिद्धांत देख लेते हैं। एक बार इम्पॉर्टेंट है इसके सिद्धांत। देखिए, जो पहला सिद्धांत है वो है आपका निरंतरता का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, इन्हें नोट कर लीजिएगा, हेडिंग ही हेडिंग, एक्सप्लेन मैं आपको ऐसे ही कर दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, जो निरंतरता का सिद्धांत है ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो वृद्धि और विकास की प्रक्रिया है वो अनावरत चलती रहती है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में वो चलती रहती है। जैसे कि हम देखते हैं जब बच्चा छोटा होता है प्रारंभिक वर्षों में या फिर उसकी वृद्धि और विकास की प्रक्रिया जो रहती है वो बहुत ही तीव्र रहती है। ठीक है, लेकिन बाद में थोड़े टाइम बाद जो है वो वृद्धि की प्रक्रिया जो है वो धीरे धीरे चलने लगती है। लेकिन अगर हम विकास की प्रक्रिया की बात करें तो विकास की प्रक्रिया अनावरत रूप से जो है वो चलती रहती है। यानी कि जो वृद्धि और विकास है इनमें समग्रता, संपूर्णता का भाव पाया जाता है। इन्हें हम अलग अलग नहीं बांट सकते। वृद्धि और विकास की प्रक्रिया बच्चे में शुरू में स्टार्टिंग में तेज चलेगी, हमें पूरा दिखेगा, मतलब हमें पता चलेगा इसका, लेकिन बाद के वर्षों में वृद्धि थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन विकास जो है वो होता रहेगा, चलता रहेगा। ठीक है, तो निरंतरता का जो सिद्धांत है वो यही बेस्ड है कि वृद्धि और विकास की प्रक्रिया अनावरत रूप से चलती रहती है, और जो विकास की प्रक्रिया है उसकी जो गति है वो बाद में भी ऐसी रहती है, लेकिन वृद्धि की प्रक्रिया शुरू के टाइम में ज़्यादा मतलब तीव्र होती है, ज़्यादा तेज होती है। ठीक है, तो निरंतरता का सिद्धांत सिर्फ इतना हमें बताता है, यही बताता है हमें कि अनावरत रूप से वृद्धि और विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। प्रारंभिक वर्षों में जो है वृद्धि की प्रक्रिया और विकास की प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से रहती है, लेकिन परंतु बाद के वर्षों में वृद्धि थोड़ी धीमी पड़ जाती है और विकास की प्रक्रिया जो है वो चलती रहती है कॉन्टिन्यूस प्रोसेस से। ठीक है, तो जो ये सिद्धांत है वृद्धि और विकास का, निरंतरता का जो हमारा सिद्धांत है, हमें ये एंड में यही बताता है कि विकास और वृद्धि में समग्रता, संपूर्णता का भाव पाया जा सकता है, हम इन दोनों को अलग नहीं कर सकते।
ठीक है। और एक जो पॉइंट है इसमें ये नोट करने वाला है कि वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में आकस्मिक एकदम से कोई परिवर्तन नहीं होता, उसमें धीरे 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 होके हमें परिवर्तन पता चलेगा। हाँ भाई, इस बच्चे में डेवलपमेंट में ये चेंजेस आ रहे हैं, इसके माइंड के डेवलपमेंट में ये चेंजेस आ रहे हैं, धीरे 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 उसका माइंड डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो इसके जो हमारा सार निकल के आया है वो यही है। एक तो कि अनावृत प्रक्रिया से चलता रहता है। ठीक है गाइस। और दूसरा पॉइंट क्या निकल के आया है कि आकस्मिक कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है गाइस। दूसरा सिद्धांत देख लेते हैं इसका। दूसरा इसका सिद्धांत है व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के आपको पता चल रहा होगा पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। देखिए, इस सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि वृद्धि और विकास का जो प्रोसेस है वो हर एक बच्चे में अलग अलग पाया जाएगा। किसी में बहुत तीव्र मिलेगा, किसी में बहुत धीरे धीरे मिलेगा, किसी में नॉर्मल मिलेगा। मतलब जो प्रत्येक व्यक्ति है, प्रत्येक बालक है, उसमें जो व्यक्तिगत विभिन्नता, उसकी जो अलग अलग उसकी विभिन्नताएं हैं जो हमें पाई जाती हैं अलग अलग मनुष्यों में अलग अलग प्रकार की, तो उनके अकॉर्डिंग ही वृद्धि और विकास चलता है। ऐसा नहीं है कि सब में एक जैसा ही चल रहा है, नहीं, प्रत्येक व्यक्ति की पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग जो है उसका वृद्धि और विकास होता रहता है। मान लीजिए कोई बच्चा है, वो बहुत शार्प माइंडेड है, उसकी वृद्धि विकास बहुत अच्छे से हो रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छे से हो रहा है, उसका माइंड डेवलप हो रहा है, बहुत सब कुछ अच्छे से हो रहा है। कोई बच्चा नॉर्मल है, उसका धीरे धीरे हो रहा है। किसी बच्चे का मान लीजिए खेल में इंटरेस्ट है तो उसका माइंड खेल में ज़्यादा चल रहा है, उसकी हाइट भी इंक्रीज़ हो रही है। किसी का बुक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसका बुक्स में चल रहा है। मतलब जो समान आयु के भी अगर कोई आप दो बच्चे ले लेंगे, उनमें जो विभिन्नता पाई जाती है वृद्धि और विकास की, प्रत्येक बालक में अलग अलग पाई जाएगी, समान रूप से नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो ये इसका हो गया वृद्धि और विकास का व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। इसका जो सार निकल के आएगा वो कि प्रत्येक व्यक्ति विकास व वृद्धि की वजह से अनोखा होता है, मतलब अलग होता है। ठीक है, यानी कि समान आयु के अगर दो बालक हैं, उनमें भी प्रत्येक प्रकार की जो आप वृद्धि या विकास देखेंगे वो अलग अलग देखेंगे, किसी में एक जैसा तो नहीं मिलेगा। समान वातावरण में भी रह रहे हो, चाहे वो कोई थोड़ा सा लंबा होगा, उससे कोई थोड़ा सा छोटा होगा, एक तो नहीं मिलते एकदम, बहुत ही कम चांसेस होते हैं। तो ये हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत। तीसरे सिद्धांत की बात करें, परिमार्जितता का सिद्धांत। देखिए गाइज, परिमार्जितता को बोलते हैं हम मॉडिफिकेशन। ठीक है, अगर आपको वैसे समझ में आ रहा हो। परिमार्जितता का सिद्धांत क्या कहता है कि वृद्धि और विकास यदि किसी बच्चे में हो रहा है, ठीक है, वृद्धि को तो आप नहीं बदल सकते, वृद्धि तो अपना जैसे चलेगी वो चलेगी। वैसे बदल भी सकते हैं, आजकल बहुत सारे वो आ गए हैं प्रोडक्ट मार्केट में, हाइट इंक्रीज़ कर लो, ये कर लो, वेट बढ़ा लो। ठीक है, तो यही है परिमार्जितता का सिद्धांत कि किसी व्यक्ति की वृद्धि और विकास की प्रक्रिया को हम प्रयासों के द्वारा परिमार्जित कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, तो कह रहे इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें सिर्फ आपको इतना ही है कि हम प्रयासों के द्वारा, कोई भी प्रयासों के द्वारा व्यक्ति की वृद्धि और विकास में जो है वो परिमार्जितता संभव है। हमें सिर्फ ये यही बताता है। ठीक है, तो इसका जो सार है वो यही निकलेगा कि प्रयासों के द्वारा वृद्धि व विकास का परिमार्जन संभव है। विकास, देखिए वृद्धि का तो बता दिया मैंने, तरह तरह के प्रोडक्ट आते हैं, हाइट इंक्रीज़ कर लो, वेट बढ़ा लो। लेकिन अगर हम विकास की बात करें, विकास को कैसे डेवलप किया जा सकता है। मान लीजिए कोई नॉर्मल बच्चा है, उसको हम ऐसे उपकरण उपलब्ध करा दें जिससे उसका माइंड शार्प हो जाए, उसको समझाएं, बहुत सारे तरीके होते हैं, तो हम परिमार्जन कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है गाइस, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ये वाला इम्पॉर्टेंट है सिद्धांत जो मैं अब आपको बताऊंगी। विकास की दिशा का सिद्धांत। देखिए, इसका एक और भी नाम है, वो है केंद्र से परिधि का सिद्धांत भी इसको बोल देते हैं।
देखिए इसमें क्या बताया गया है, मनोवैज्ञानिकों ने बताया है कि जो विकास की दिशा है, विकास जो होगा वो अपनी दिशा में होगा, ठीक है। केंद्र से परिधि क्यों कहा गया है, मतलब कि जो इसके सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो विकास होगा, बालक का विकास सर से पैर की ओर चलेगा। पहले सर विकसित होगा, उसके बाद वो जो है पैर विकसित होगा। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, वो जब पैदा होता है तो पहले वो अपना सर हिलाना शुरू करता है, उसके बाद वो धीरे 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 6-7 महीने बाद वो बैठना शुरू करता है, अपनी कमर को प्रोसेस में लाता है, और फिर जब वो 1 साल का हो जाता है तो वो अपने पैरों को प्रोसेस में ले आता है। तो यही इसमें बताया गया है कि सबसे पहले बालक का सर विकसित होगा, देन वो अपने पैरों को चलाना सीखेगा, ठीक है। केंद्र से परिधि का क्या बोला गया है, इसलिए बोला गया है कि सिर से पैर की ओर विकास होता है, ठीक है गाइस। ये आपको समझ में आ गया होगा, इतना कुछ है नहीं इसमें, बट इम्पॉर्टेंट है सिद्धांत, ठीक है। अब नेक्स्ट सिद्धांत की बात करते हैं। नेक्स्ट सिद्धांत है हमारा समान प्रतिमान का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है ये, विकास का और वृद्धि का। ये हमें किसने दिया, बहुत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है हरलॉक। इसे हरलॉक का सिद्धांत भी बोलते हैं। एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है हरलॉक के सिद्धांत का क्या नाम है, ठीक है। इन्होंने बताया समान प्रतिमान की जो एक ही प्रजाति के व्यक्ति होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनमें वृद्धि और जो विकास होता है वो एक ही तरीके से होता है, केंद्र से परिधि की ओर ही होगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया कि जो एक ही प्रजाति के मनुष्य हैं या एक ही प्रजाति के पशु हैं, उनमें जो विकास, वृद्धि और विकास की दिशा है वो एक ही रहेगी। जैसे कि केंद्र से परिधि की बात करें, मनुष्य में सर से पैर की ओर ही विकास होगा, पैर से सर की ओर विकास नहीं होगा। तो इन्होंने यही बताया कि एक ही प्रजाति के व्यक्तियों या पशुओं में वृद्धि व विकास की दिशा एक ही होती है, ठीक है गाइस। इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है ये इनका, हरलॉक का सिद्धांत भी बोलते हैं। इन्होंने बताया यही है कि एक ही प्रजाति के व्यक्तियों में वृद्धि और विकास की दिशा एक जैसी होगी। मनुष्य में सर से पैर की ओर है तो सर से पैर की ओर ही होगी, ठीक है। चलिए अब हम एक और सिद्धांत देख लेते हैं इनका। हेडिंग नोट कर लीजिएगा, वैसे तो आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है इनका समन्वय का सिद्धांत। देखिए समन्वय के सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया है, समन्वय के सिद्धांत में इन्होंने ये बताया कि जो बालक है वो अपने अंगों को समन्वय करता है, मतलब कि पहले वो अपने संपूर्ण अंग को चलाएगा, उसके बाद जो संघ के पार्ट हैं उनको चलाएगा। जैसे कि कहने का मतलब ये है कि सभी अंगों में समन्वय करके जो है बालक अपने अंगों को प्रोसेस यानी कि चलाना सीखता है। जैसे बच्चा जो है वो पहले अपना हाथ उठाएगा, फिर अपनी उंगली चलाएगा, तो यही है, पहले अपना पूरा पार्ट अपना प्रोसेस में लाएगा, उसके बाद चलाना सीखता है। जैसे बच्चा जो है वो पहले अपना हाथ उठाएगा, फिर अपनी उंगली चलाएगा, तो यही है, पहले अपना पूरा पार्ट अपना प्रोसेस में लाएगा, उसके बाद जो पार्ट हैं हमारे, वो जो अंग हैं उसके भी जो पार्ट हैं, फिर उनको चलाना सीखेगा, ठीक है। समन्वय का सिद्धांत क्या कहता है, समन्वय का सिद्धांत कहता है कि जो अंगों का विकास है उनमें समन्वय होता है। जब तक हम अपने शरीर के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित नहीं करेंगे तब तक हमारा जो विकास है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। मतलब पहले संपूर्ण अंग को चलाएगा, फिर अंग के भाग को चलाएगा, ठीक है। जो बालक है, इन्होंने क्या बताया कि शरीर के अंगों में समन्वय स्थापित करके ही उचित विकास होता है, ठीक है। पहले संपूर्ण अंग, इसका एक जो मेन पॉइंट है गाइस, का एक बार इसका एक क्वेश्चन बन गया था। उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि ऐसा विकास का कौन सा सिद्धांत है जिसमें जो पहले बच्चा संपूर्ण अंग को चलाता है फिर उस अंग के पार्ट को चलाता है, तो उसका आंसर यही था समन्वय का सिद्धांत,
ठीक है, ये था शरीर के अंगों में समन्वय स्थापित कर लेगा। पहले अपनी बॉडी को जो है बच्चा बैलेंस करेगा, उसके बाद ही वो अपने कोई अंग या फिर उसका कोई बॉडी पार्ट जो है वो चलाना सीखेगा। ठीक है, तो समन्वय का जो सिद्धांत है वो ये कहता है। तो गाइज मैंने आपको आज 6 सिद्धांत बताए हैं और अभी जो इसके सिद्धांत हैं वो 2 और रहते हैं। 2 जो और सिद्धांत हैं वो इसके इम्पॉर्टेंट भी हैं, जैसे कि एक केंद्र से परिधि का होता है और एक हरलॉक का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2, और जो मैं आगे 2 बताऊंगी वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो उन्हें जो है हम कल देख लेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, वरना सब घौंच पहुँच हो जाता है। और अभी हमारे पास टाइम भी है तो हम इसे अच्छे से पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका यूपी टेट नेक्स्ट मंथ हो जाता तो बहुत जल्दी हो जाती है और इतना सब कुछ हम ना बता पाते। तो इसलिए मैं आपको बहुत एक एक चीज़ बता रही हूँ तरीके से, ताकि आपको समझ में आ सके, और आप कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं उसको सॉल्व करूँगी। ठीक है, तो ये था आज हमारा टॉपिक, विकास के सिद्धांत, वृद्धि और विकास के सिद्धांत। ठीक है, और अब हम कल पढ़ेंगे इसके जो हमारे बचे हुए 2 टॉपिक हैं उन्हें पढ़ लेंगे, और एक बार हम ये भी देख लेंगे कि जो इनको प्रभावित करने वाले कारक हैं, वृद्धि और विकास को कौन कौन से जो कारक हैं वो प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं हम कल। और आज का जो मैंने आपको पढ़ाया है उम्मीद करती हूँ मैं समझ में आया होगा। मैं पूरी मेहनत से पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, कुछ नहीं छोड़ रही, मैं छोटी से छोटी चीज़ भी आप लोगों को बता रही हूँ। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा अगर कोई दिक्कत हो। तो चलिए फिर हम कल पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। चलिए बाय।